जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे आरजीएस प्लेटफॉर्म पे। मैं सादिक आपका स्वागत करता हूं संविधान सीरीज की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, और हमें पता होना चाहिए कि ये संविधान के अंदर क्या है। दोस्तों, असल में ये इस वजह से है कि एक गवर्नमेंट, एक राज्य, चाहे राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, जो भी गवर्नमेंट होगी वो समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य करेगी। वो कार्य कहाँ से करेगी, कहाँ से उसे प्रेरणा मिलेगी? तो संविधान के इस टॉपिक से, जो संविधान के भाग 4 के अंदर निहित है। यहाँ उसको कुछ गाइडेंस दी गई है, कुछ प्रावधान है कि गवर्नमेंट इस तरीके से लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं? जो वनडे एग्जाम है वहां ज्यादातर पूछा जाता है कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। फिर पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग के अंदर ये निहित है, कहाँ है? तो भाग 4 के अंदर है दोस्तों। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो सकते हैं। और एग्जाम के अंदर यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं दोस्तों, संविधान सीरीज की इस नई वीडियो के साथ हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, क्या क्या उसके अंदर प्रावधान है, डीप इसके अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये संविधान, ये जो है नीति निर्देशक तत्व, इनकी जो प्रवृत्ति है वो देखने में तो हमारे मौलिक अधिकार के जैसी ही है, जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। मगर इसमें और उसमें एक बड़ा डिफरेंस है, बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे लागू करे या किसी परिस्थिति में ना लागू करे। तो उस स्थिति में हम न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, सरकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं कि वो ये सारी चीजें लागू करे। उधर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर गवर्नमेंट या कोई उसका हनन करता है, छीनता है, तो उसको पाने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। एक मूलभूत इसके अंदर ये फर्क है, डिफरेंस है। ऐसा नहीं है, जब हमारा ये संविधान बन रहा था और हमारी संविधान सभा के जो सलाहकार थे सर BN राव, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि इसको भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाए, जिससे कि गवर्नमेंट अगर काम ना करे इन प्रावधान को लेकर पब्लिक वेलफेयर में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, तो उसको कोर्ट के अंदर उसको ले जाया जाए और उस पर केस चले। लेकिन और उनके अलावा जो उस सभा के सदस्य थे, उनके मन में दूसरा विचार आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट इनके ऊपर काम नहीं करती है, समाज कल्याण का काम नहीं करती है, तो पब्लिक 5 साल बाद जो चुनाव होंगे, पब्लिक उनको हटा देगी। ये उन्होंने प्रावधान रखा। इसी वजह से ये एक इसको हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी तरीके के एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, वहां यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। यहाँ के जो अलग अलग अनुच्छेद हैं वहां से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, और याद करना पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले नंबर पे आता है, अब हम जान तो गए हैं दोस्तों कि ये हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर निहित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, तो 36वां जो अनुच्छेद है वो कहता है राज्य, उसके अंदर केवल राज्य की परिभाषा दी गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, राज्य की परिभाषा। दूसरा जो अनुच्छेद 37 है, उसमें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में इनके खिलाफ, इन्हें अगर गवर्नमेंट लागू नहीं कर पाती है तो उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। न्यायालय के अंदर इसके ऊपर केस लेगा ही नहीं, कोई रिट जारी नहीं होगी। जो कि मौलिक अधिकार को लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरीके की रिट
जारी करता है, ये आप जानते ही हैं दोस्तों। तो न्यायालय के अंदर परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37 के अंदर दिया गया है, 36 में राज्य की परिभाषा है केवल। अब आते हैं अनुच्छेद 38 में, इसमें मेन चीज है दोस्तों, इसमें न्याय की बात की गई है। न्याय कैसा होना चाहिए नागरिकों के लिए? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसमें सबको न्याय सुनिश्चित किया गया है कि सरकार सबको न्याय दिलाएगी। ये 38 के अंदर दिया गया है। दोस्तों आते हैं 39 के अंदर, क्या है? जो संसाधनों का उचित वितरण, लोगों के बीच में जो संसाधन है गवर्नमेंट के, वो सबको उचित तरीके से वितरण होना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट लोगों को छूट देती है, जो उनके लिए, जैसे स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो सबको बराबर मिलना चाहिए, किसी को भी उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर दिया गया है। और इसी के अंदर है समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, समान काम अगर कोई कर रहा है, दूसरा भी समान काम कर रहा है, तो दोनों को बराबर वेतन मिलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा। तो 39 बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है 39 के, ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 76 के अंदर जोड़ा गया। इसमें क्या था? समान अवसर के आधार पर न्याय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 40, ये बताता है पंचायतें। ये पंचायतों के बारे में जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 40 के अंदर है। ये 73 जो संविधान संशोधन हुआ था 1993, ये तब जोड़ा गया था दोस्तों। आप जानते हैं हमारे ग्राम स्तर पे पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत, और शहरी स्तर पे नगर पालिका होती हैं, तो वो उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 के अंदर दिया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं अनुच्छेद 41 क्या कहता है। विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार। अगर किसी को काम नहीं मिला है और वो जीविका नहीं चला पा रहा है, तो सरकार ये व्यवस्था करेगी, राज्य ये व्यवस्था करेगा कि सबको काम पाने का अधिकार दिया गया है। मनरेगा, अभी आप देखते हैं कि हमारे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर मनरेगा का प्रावधान है, लोग काम करते हैं, उसके गवर्नमेंट उन्हें काम दिलाती है। 42 एक्चुअल क्या है, 40, 41, 42 और 43 एक ही तरीके की बात करते हैं दोस्तों। इसमें मनरेगा, विशेष दिशाओं में काम पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 के अंदर है। अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है? वहां की जो दशा वो मानवीय होनी चाहिए, अमानवीय नहीं होनी चाहिए, कि उनका एटमोस्फियर ऐसा होना चाहिए जहां वो काम आसानी से कर सकें। ठीक है, 43 के अंदर दिया गया है निर्वाह मजदूरी। दोस्तों उनको मजदूरी तो कम से कम इतनी मिलनी चाहिए कि जिससे उनका जीवन यापन हो सके और वो अपने परिवार का पेट भर सकें। मजदूरी इतनी नहीं होनी चाहिए कि उनका जो है पेट ही ना भर, भूखे रह जाएं, पेट ही ना भर पाए, अपने बच्चों को खिला ना पाए। उस कंडीशन के अंदर अनुच्छेद 41 के अंदर दिया गया है कि मजदूरी इतनी हो कि वो सही तरीके से भोजन कर सकें, अपने बच्चों का, अपने परिवार को पाल सकें। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो इसके अंदर दिया गया है कुटीर उद्योग का प्रावधान है दोस्तों, कि सरकार उनके लिए कुटीर उद्योग का प्रबंधन करेगी। ठीक है, हमने देख लिया अनुच्छेद 41, 42 और 43। फिर एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद में जाते हैं, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। दोस्तों समान नागरिक संहिता, असल में हमारे देश के अंदर दो तरीके के कानून है दोस्तों। एक कानून है सामाजिक कानून और एक कानून है नागरिक कानून। सामाजिक कानून तो वो है कि समाज के अंदर सभी धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं और एक वो कानून सभी पे लागू होते हैं, जैसे दीवानी के कानून है, ठीक है, और क्रिमिनल केसेस हो गए, फौजदारी के कानून हो गए, तो वो कानून सब पे लागू होंगे। और दूसरे जो कानून है, नागरिक कानून है, वो अलग अलग कानून है, वो धर्म के अनुसार है। जैसे हिंदू धर्म के कानून अलग हैं, मुस्लिम धर्म के कानून अलग है। इसके अंदर जो कानून आते हैं वो विवाह है और तलाक है, और ये जो वक्फ होता है संपत्ति के बारे में है कि वो किस किस तरीके से संपत्ति अपनी दूसरे को, किस किस तरीके का जो प्रावधान है, वो अलग अलग कानून है। तो उन कानूनों को एक जगह जोड़ने के लिए
यहां प्रावधान दिया गया है कि सरकार एक समान नागरिक संहिता बनाएगी जो सबके ऊपर बराबर से लागू होगी। लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। वो क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि यह न्यायालय के अंदर परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं जाया जा सकता है, तो वो अभी तक प्रभाव में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अनुच्छेद 46 आता है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध करना। दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर 26 के अंदर जो हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, वो यहीं से पहुंचा था दोस्तों। 14 वर्ष ये अपना 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य पाने का अधिकार। पहले वो यहां था, अब यहां तो वो स्थान रिक्त हो गया। अब यहां क्या कर दिया गया कि 6 वर्ष से वहां जोड़ा गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य पाने का अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार 21 के अंदर जोड़ा गया है, वो पहले यही था। अब जब ये स्थान यहाँ पे रिक्त हो गया तो यहाँ 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उनके ऊपर लागू कर दिया गया है कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार इसके अंदर है दोस्तों, अनुच्छेद 45 के अंदर। ठीक है। फिर अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 46। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा और स्वास्थ्य और उनके समाज कल्याण के लिए जो कार्य किए जाएंगे वो यहां से प्रेरणा ली गई है अनुच्छेद 46 से, कि किस किस तरीके से सरकार कार्य करेगी अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए। ठीक है। उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनका सामाजिक स्तर समाज के बराबर लाने के लिए। और इसी के अनुसार जो आप देखते हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है, आरक्षण पॉलिसी जो दी गई है, वो इसी अनुच्छेद के बिहाफ पे दी गई है दोस्तों। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 47। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मद्य निषेध, मतलब शराब और नशीली वस्तुओं पे प्रतिबंध लगाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए, और लोगों के पोषाहार के बारे में कि उनको पोषाहार जो खाना है वो अच्छा मिलना चाहिए, फिर उनका जीवन स्तर सुधरना चाहिए। वो सारी चीजें अनुच्छेद 47 के अंदर है। आप देखते हैं कि बिहार के अंदर शराब पे, नशे पे पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है, और यही उपेक्षा की जाती है गवर्नमेंट से कि सभी राज्यों में जो एक ये बहुत भयानक कुरीति है, इसको लेके जो लोग अपना जीवन खराब कर लेते हैं, अपनी स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं, इस पे पाबंदी जरूर होनी चाहिए। और हमारे संविधान के अंदर बहुत अच्छी बात है ये रखी गई है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये पॉलिसी बना सकती है। ये बिहार के अंदर बन गई है। ठीक है। और जब मद्य निषेध मतलब ये बुराई खत्म हो जाएगी, उसके साथ साथ ही ये है कि उनके पोषाहार का के बारे में है, और फिर उनका जीवन स्तर किस किस तरीके से सुधरना चाहिए, स्वास्थ्य उन्हें अच्छा होना चाहिए, शिक्षा होनी अच्छी होनी चाहिए, और उनका सामाजिक स्तर पे वो आगे आने चाहिए। ठीक है। 47 के अंदर ये है। 48 में क्या है? 48 में है कृषि और पशुपालन। आप जानते हैं हम कृषि प्रधान देश हैं चिरकाल से, पुराने समय से, और आज भी हमारी जो अर्थव्यवस्था का एक काफी बड़ा हिस्सा जो कृषि पे डिपेंड है। कृषि और पशुपालन, दुग्ध विकास, जो डेयरी फार्म होते हैं, दूध से इतनी सारी चीजें बनाई जाती हैं दोस्तों, तो उसका जो उसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 48 के अंदर है, कृषि और पशुपालन। फिर एक अनुच्छेद 48 के ये बाद में जोड़ा गया पर्यावरण। भाई पर्यावरण अच्छा होगा जब ही ना हमारा जीवन अच्छे से, हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तभी ना होगा। तो पर्यावरण के लिए भी हम जो सरकार जो है ये प्रबंध करेगी कि पर्यावरण हमारा अच्छा होना चाहिए, कितने % हमें जो है वन की आवश्यकता है, कितना हमारा जो है पानी जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, एटमॉस्फेयर जो हमारी क्या नाम है प्रदूषण जो फैलता है उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट वो कार्य करे कि जो प्रदूषण कम हो। ठीक है। तो उसके बारे में जो दिया गया है
अनुच्छेद 48 के अंदर दिया गया है। दोस्तों आप जानते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल जो बना है वो इसी के बिहाफ पे बना है। ठीक है, फिर देखते हैं अनुच्छेद 49, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्व के स्मारक। ठीक है, जो हमारे पुराने समय के अंदर स्मारक बने हुए हैं, जैसे लाल किला और कुतुब मीनार है, अजंता अलोरा के टेम्पल हैं, दक्षिण के अंदर बहुत सारे टेम्पल हैं, तो उनकी देखरेख करने का कार्य भी गवर्नमेंट करती है, उनको सुरक्षित करने का भी कार्य गवर्नमेंट करती है। तो वो अनुच्छेद 49 के अंदर दोस्तों दिया गया है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 50 मतलब अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, 50-50 बराबर बंटवारा, वे कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर एकदम बराबर बंटवारा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिले हुए नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर कार्यपालिका का प्रभाव न्यायपालिका पर है तो न्यायपालिका न्याय देने में असमर्थ हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के अंदर कोई मेल नहीं होने चाहिए। तो अगर मेल नहीं है तभी ना न्यायालय सही से कार्य करेगा, जब गवर्नमेंट के उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं होगा, प्रेशर होगा तो न्यायालय कहां से न्याय देगा, कहां से ठीक काम करेगा लोगों के लिए। तो इन दोनों के अंदर जो पृथककरण है वो अनुच्छेद 50 के अंदर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लास्ट है अनुच्छेद 51। अब जब ये सारी चीजें हमारे देश के अंदर हो जाएंगी, हमारा देश सुधर जाएगा, हमारे देश के अंदर सारी व्यवस्था हो जाएंगी, हमारा समाज ऊपर उठ के एक सशक्त देश बन जाएगा, तो हमें अपने देश को सुरक्षित करने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे, राज्य स्टेट को गवर्नमेंट को कुछ कार्य करने पड़ेंगे। वो अनुच्छेद 51 के अंदर है कि वो विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करने करे और सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, उसको सुरक्षा होनी चाहिए, उसको स्थापित करें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। एक बार फिर मैं चाहता हूं कि रिव्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है दोस्तों। अनुच्छेद 37 के अंदर न्यायालय में ये परिवर्तनीय है, ये दिया गया है। 38 के अंदर दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 के अंदर दिया गया है समान अवसर के आधार पर न्याय। अनुच्छेद 40 में पंचायतें हैं। अनुच्छेद 41 के अंदर विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, मनरेगा इसी के अंदर आता है। अनुच्छेद 42 वहां की दशा मानवीय होनी चाहिए। 43 निर्वाह मजदूरी, इतनी मजदूरी मिले कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। कुटीर उद्योग भी इसी के अंदर है। अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, अनुच्छेद 46 के अंदर 6 साल से कम उम्र के बच्चों की के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध। अनुच्छेद 46 के अंदर है अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा, समाज कल्याण आदि की व्यवस्था कर। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध, शराब पे पाबंदी और पोषाहार और उनका जीवन स्तर सुधारने की व्यवस्था। 48 के अंदर कृषि और पशुपालन। 48 के अंदर पर्यावरण और 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। 50 के अंदर है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। अनुच्छेद 51 के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे एक बार फिर दोबारा रिपीट करके 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये डीपीएसपी का जो चैप्टर है ये आपको याद हो जाएगा और ये एग्जाम के अंदर आपके बहुत काम आने वाली चीज है। इसके बाद हम और भी संविधान सीरीज की वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। और हमारी यही कामना है कि आप जो है अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करें और अच्छी पोजीशन हासिल करें।
इन सभी कामना के साथ जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।